उधर राहुल और प्रियंका गांधी जल्द ही अमेठी और रायबरेली का दौरा करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दोनों ही सीटों से कांग्रेस को जिताने के लिए वहां के मतदाताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर जाएंगे। राहुल गांधी रायबरेली से जीते हैं। अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया है। अब अहम जानकारी बहुत जल्द राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपको अमेठी और रायबरेली के अंदर दिखाई देने वाले हैं। वहां पहुंचकर वहां की जनता का धन्यवाद देना है राहुल और प्रियंका गांधी को। तो एक बड़ी जानकारी, अमेठी रायबरेली दोनों ही जगह राहुल और प्रियंका के आने वाले वक्त में संभावित है दौरा। और वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। पार्टी सांसदों की बैठक में अखिलेश यादव को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इस मीटिंग से बड़ी एक और खबर मिल रही है। अखिलेश यादव करहल विधानसभा की सीट को छोड़ देंगे, यानी अखिलेश कन्नौज से सांसद बने रहेंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अखिलेश को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। बैठक के बाद की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब कन्नौज की सीट पर बने रहेंगे अखिलेश यादव। की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। और उधर अयोध्या में समाजवादी पार्टी के जीतने पर डिंपल यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। डिंपल यादव ने कहा है कि अयोध्या में लोग खुश नहीं थे और इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुना। साल अगर शुरू हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि वो जो मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को हुई हैं और जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई का जहाँ सवाल है, जहाँ महिला के सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है, जहाँ पे आप कार्यकर्ताओं पे तो एफआईआर लिखा रहे हैं, लेकिन अगर लोग जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, वो एफआईआर लिखवाए जाते हैं तो उनकी एफआईआर कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। तो इन सब जो जनता के मुद्दों का उस पर ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि जनता को भी सुविधा और सहूलियत पहुँचेगी। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जो मिल रही है वो भी आपको बता दें। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्रियों के साथ चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे ही नहीं। बताया ये जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश से बाहर हैं और इसीलिए मीटिंग में वो शामिल हो नहीं पाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में दोनों ही डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। बताया ये गया कि वो उत्तर प्रदेश के बाहर है। निर्देश स्वाभाविक रूप से मंत्रिपरिषद जब बैठक होगी कोई न कोई निर्देश होंगे ही, लेकिन उसमें आगे किस प्रकार से काम करना है, सरकार को कैसे चलाना है, क्या है, तो उसमें जिलों में जिला प्रभारी के क्या दायित्व हैं उसको अपने निर्वाह करना है। अभी वृक्षारोपण अभियान चलना है, संचारी रोग का नियंत्रण काम होना है, और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई ऑफिस पे हमको और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना, इन सब बातों की चर्चा। देखिए, बैठक में अलग से कुछ नहीं था, क्योंकि चुनाव की दृष्टि से वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी नहीं हो पाई, योजनाएं लागू नहीं हो पाई, और उससे जो विलम्ब हुआ है उसको रिकवर करने के लिए हमारे सारी योजनाओं को गति देनी है, जन समस्याओं के समाधान का काम करना है। हमारी जो प्रभार के जिले हैं उनके समस्याओं को पारदर्शिता के साथ सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचने की समीक्षा करनी है। इसमें विस्तृत रूप से तमाम चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक सरकार के अभिभावक के रूप में, सरकार के मुखिया के रूप में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, ताकि जो हमारा ये आचार संहिता में समय व्यतीत हुआ है उसको रिकवर करते हुए अपनी ससमय वित्तीय वर्ष की योजनाओं को मूर्त रूप दे सकें। सुरेश खन्ना भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो है योगी सरकार में वित्त मंत्री हैं। सर, क्या कुछ रहा बैठक में क्या कुछ रहा? बैठक में गुड गवर्नेंस के जितने आयाम थे उन सभी विषयों पर चर्चा हुई। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई देने जा रहे हैं। सर, तो आप दिल्ली जी हाँ, हार की समीक्षा भी हुई, क्यों हारे जिले की मंत्री? ये खबर है, आप एनडीए को बहुमत मिला था पहले 19 में भी, 14 में भी, और
2024 में बहुमत के आधार के ऊपर सभी लोगों ने उनको नेता चुना, प्रधानमंत्री जी को, और वो कल शपथ लेने जा रहे हैं। और वहीं योगी सरकार में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल से न्यूज 18 इंडिया ने उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम के ना आने के ऊपर सवाल किए। देखिए क्या कहा उन्होंने। ऊपर भी हम नजर डालेंगे, लेकिन देखिए ये बहुत बड़ा सवाल भी हालांकि वहां पर खड़ा किया गया। हालांकि यही कहा जा रहा है कि चूंकि दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में थे ही नहीं तो वो मीटिंग में पहुंच नहीं सकते थे। उधर उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से विभाग की समीक्षा करने और जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए कहा है। हमारे साथ धर्मपाल जी इस वक्त मौजूद है। सर, क्या कुछ रहा आज बैठक में? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रियों को स्पष्ट रूप से कहा कि जो बजट आवंटित किया गया है उसको खर्च कराने का काम करें, अपने विभाग की समीक्षा करें, जनहित के मुद्दों को निस्तारण करा के जनहित के जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने का, यानी जो योजनाएं हैं उसका डिलीवर हो, आम लोगों तक पहुंचे। हाँ, आम लोगों को। हार की कोई समीक्षा भी हुई? नहीं, इस तरीके से कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन ये जरूर चिंता की गई कि हर विधायक को, हर मंत्री को अपने बूथ को ठीक रखने का कर्तव्य बनता है, अपनी विधानसभा को भी ठीक रखने का कर्तव्य बनता है। जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की है उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा की गई और बाकायदा जिसके पास जो विभाग है उसकी समीक्षा भी की गई। पर सवाल यही कि दोनों उप मुख्यमंत्री बैठक में क्यों नहीं शामिल थे। हमने राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल से खास बातचीत की और उनके सामने इसी सवाल को रखा। देखिए आप। नितिन अग्रवाल जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई हो, आपको ने दोनों सांसदों को जहां का प्रभारी थे दोनों सांसदों हरदोई से जीता कर आपने भेजे, तो विशेष बधाई आपको मिली होगी। नहीं, देखिए मैं हमारे हरदोई के दोनों सांसद जीत के गए हैं, इसके लिए मैं हरदोई की जनता को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत परिश्रम और मेहनत से उन्होंने चुनाव लड़ाया है। चुनाव में हम लोगों को जीत मिली है और मैं तो यही कहूँगा कि हरदोई की जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हरदोई की जनता ने, मतलब हमने कोशिश करी है कि उसको विश्वास को बनाए रखें और जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को मैं पूरा करूं। मैं केवल यही, हम इसी उम्मीद के साथ हम काम करते हैं। दोनों डिप्टी सीएम नदारद रहे। सर, इस बैठक से कोई विशेष वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के काम से उनको कहीं और जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए वो आज की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। और मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए किस तरीके से योजनाएं? देखिए, अब योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना है क्योंकि आचार संहिता लगने के कारण विकास के कार्य में रुक गए थे। अब आचार संहिता खत्म हुई है, बजट सेशन हमारा हो चुका है, बजट अलॉट हो चुका है विभागों को, तो अब विभागों को निर्देश दिया गया है कि आप तेजी से जो विकास की योजनाएं उन योजनाओं को आगे बढ़ाइए। और इन सब के बीच एनडीए के घटक दल आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कुशवाहा ने यह कहा कि काराकाट से पवन सिंह के चुनाव लड़ने का असर बाकी सीटों पर क्या हुआ ये सबको पता है, मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। कुशवाहा को बिहार की काराकाट सीट से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बिहार में जब मंत्रिपरिषद का गठन होगा तो उसमें बिहार को भी प्रतिनिधित्व अधिक मिलने की संभावना है, क्योंकि इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं आया है, एनडीए को बहुमत है। आपकी सीट बहुत चर्चा में थी, काराकाट से आप तो लड़ते ही थे, पहले वहीं से जीते और मंत्री भी बने और इस बार पवन सिंह वहां पहुंच गए। ये कहा जा रहा है कि उस सीट का असर अगल बगल शाहाबाद की बात करें, मगध के इलाकों की बात करें, उस पर बहुत हुआ। आपका ऐसा मानना है कि पवन सिंह जो कि बीजेपी में पहले थे, बाद में बागी हुए, पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया, आपको ऐसा लगता है उसका असर हुआ तमाम सीटों पे जो नतीजे आए हैं? देखिए, यह जो सवाल आपका है, आज हर आदमी इस सवाल का जवाब जानता है जी। जब हर आदमी जान ही रहा है तो इस सवाल का जवाब हमको देने की क्या ज़रूरत है। आप भी जान रहे हैं, बिहार के लोग जान रहे हैं, बिहार से बाहर के लोग भी जिनको जानना चाहिए सभी लोग जान रहे हैं। तो जब सवाल का जवाब लोग जान ही रहे हैं तो फिर इस सवाल का जवाब हम क्यों दें, हमको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव अगले साल है और जो हुआ है वहाँ, जो आप लोग कह रहे कि सब कोई जवाब जानता है, तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ करेक्शन करना होगा पार्टी को ताकि विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़े? खासकर शाहाबाद और मगध क्षेत्र में पिछली बार आरजेडी और इंडी अलायंस की पार्टियों को ज़्यादातर विधानसभा में भी सीटें मिली थी। इसके लिए तो फिर वहाँ बिहार में समीक्षा होगी और आगे की रणनीति कैसे विधानसभा को ध्यान में रखकर हो, एनडीए के घटक दल के सभी लोग बैठेंगे और उसमें तय करेंगे। जो भी हुआ काराकाट में, उससे आप नाराज भी हैं, नाखुश भी हैं, या आपको लगता है कि क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था एनडीए को वक्त रहते बीजेपी को?
अभी कहाँ से आप ले आएंगे? हम नाराज बिल्कुल नहीं है, उसमें नाराजगी का कहाँ कोई सवाल होता है। चुनाव चुनाव है, जनता का जो निर्णय हुआ, जनता का निर्णय सर आंखों पर है, उसमें नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। देश में अच्छी सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, यह हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। और वहीं नई सरकार में जेडीयू की ओर से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। ललन सिंह जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बार मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आप याद कीजिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था। अब बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही का नाम संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। बात करते हैं जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर से। सर, इस बार जेडीयू का रोल बढ़ गया है सरकार गठन में। जेडीयू कोटे से भी 3 से 4 मंत्री बनेंगे ऐसा कहा जा रहा है। पहले भी आपने बिहार में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है ठीक तरीके से। दिल्ली में आप राज्यसभा सांसद हैं लगातार। ऐसे में मंत्री पद के अगर भूमिका मिलती है, केंद्र में मंत्री बनते हैं, आपको लगता है बिहार के विकास में बेहतर योगदान कर सकते हैं आप? पानी में मछली न कुटिया बकरा। अभी तक निमंत्रण आया नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, तो हम निर्वहन तो जब मिलेगा, निर्वहन के लिए तैयार तो है ना? ऐसी निमंत्रण मिलेगा तब ना। अभी है ना? अभी कोई उम्मीद नहीं है, अभी कोई उम्मीद नहीं। नीतीश जी की भूमिका बढ़ गई है। बिहार के लोग रेल की मांग कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता बहुत सारे कृषि मंत्रालय की मांग कर रहे हैं कि बिहार का डेवलपमेंट बेहतर से हो। अब कोई आदमी क्या मांग कर रहे हैं, न हमने देखा है, न हमने पढ़ा है, न हमने सुना है। तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, तो इस पर हम क्या बोला? मदन सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस बात की मांग की है। और भी आनंद मोहन लवरी आनंद ने बोला है, न हमने पढ़ा है, न हमने सुना है, न हमने देखा है, न हमसे उनसे कोई बातचीत हुई है। हम इस पर क्या कर सकते हैं? अगर आपके नेता आपको जिम्मेदारी देते हैं तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, संभालने के लिए आप तैयार हैं? हम 1988 से अपने नेता के निर्देश पर काम करते आ रहे हैं।